हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का हमारा सेशन है सन 2023-24 का पेपर, जो कि हम आप लोग को हल कराने जा रहे हैं। यह आपके 2025 वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए यह अति महत्वपूर्ण एकदम क्वेश्चन होगा और वह पूरा टारगेट 70 का 70 का रहेगा हमारा। चलिए, आपको 2024 के पेपर में आपके 2 सेक्शन हैं। सेक्शन ए में जो है आपका क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 20 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें एक विकल्प सही है। आप लोग आराम से पढ़कर समझकर उसका सही जवाब दीजिए। कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है, 3 घंटे 15 मिनट समय है। पहले आराम से पेपर पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। चलिए, हम लोग अपने बिना समय विलंब के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन है बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने है। एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। त्रिघात बहुपद है, अधिक से अधिक कितने शून्यक होंगे। तो सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि त्रिघात बहुपद कहते किसे हैं। यानी ऐसे बहुपद जिसके अधिकतम घात आपका 3 हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ax³ bx² प्लस cx प्लस d। ये है शून्य। ये है आपका एक त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद है, जितने घात होंगे आपके उतने शून्यक होंगे। तो ये आपसे कहा है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक होंगे। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसके 3 शून्यक होंगे। समझ गए। चलिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणन, ध्यान दीजिए, आप लोग अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अभाज्य गुणनखंड किससे कहते हैं। यानी वे संख्याएं जो या तो खुद से कटे या एक से कटती हैं, वो कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड संख्याएं, वो अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। तो हमें इसमें 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको निकाल कर दिखा रहा हूं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। आप इसको आज समझ लेंगे कि श्योर सी बात है कि यहां से आपका 2025 में एक क्वेश्चन बनना तय है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, हम इसका 140 का गुणनखंड करते हैं। तो यहां पर देखिए लास्ट में 0 है, तो 2 से इसको करिए, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य गुणनखंड संख्या हमारी 2 है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, इसको करिए 2 सते 14, 2 0 भाग देंगे 0 ही आएगा। फिर 2 से करिए, 2 3 6 बचा 1, आप 1 0 उतारेंगे तो हो जाएगा 10। तो 2 5 10। अब इसके बाद देखिए, ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से, क्योंकि लास्ट में 5 है, 3 से नहीं कटेगा। 4 अभाज्य संख्या है नहीं हमारी, तो इसका मतलब है 5 हमारी अभाज्य संख्या है। तो हम इसको 5 से लिखेंगे। तो ये 5 सते 35, 7 बार में इसको काट रहा है। अब 6 है नहीं, ये कटेगा 7 से। तो इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड क्या होगा इसका सही जवाब। इसका मतलब हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो आप देख रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, या हम 2 बार है तो हम इसको 2 के घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। तो देख लीजिए चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर पहला 2 गुणे 5 घाते 2 है, जो कि गलत जवाब है। 2 गुणे 7 गुणे 5, ये भी गलत है। यहां पर देखिए 2 के घाते 2 गुणे 5 गुणे 7, जो कि आपका ये सही जवाब है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेष फल में क्या संबंध है। ये आप लोग क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं।
कि भाजक, भागफल और शेषफल में क्या संबंध होता है। चलिए हम पहला ऑप्शन देखते हैं भाज्य बराबर शेषफल गुणे भागफल, ये सही है, ये क्या है आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए भाज्य बराबर भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये क्या है, ये भी आपका, हाँ ये सही है आपका, डी ऑप्शन सही है। भाज्य नहीं, ये गलत है, गलत ऑप्शन है आपका, ये गलत है। आपका सही ऑप्शन है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, देखिए रैखिक समीकरण x + 2y + 5 बराबर 0 -3x - 6y + 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। आपको बताना है हल होगा, क्या हल होगा, चलिए देखिए ध्यान से। तो ऐसे समीकरण हमारे पास दो समीकरण दिया है, हम इसको लिख सकते हैं कि अगर हम इसको मान लें a1x और इसको b1y + c1 बराबर 0 और इसको मान लें a2x + b2y + c2 बराबर 0, तो हम देखते हैं हमारा कौन सा कंडीशन आ रहा है। यहां पर देखिए यदि a1/a2 b1/b2 c1/c2 चेक करते हैं। a1 का मान है x के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1, और a2 का मान देखिए ध्यान से, यहाँ पर है -3, और b1 का मान है आपका यहाँ पर 2 प्लस का 2 है, और b2 का मान है आपका -6, c1 का मान है आपका 5 है, और c2 का मान है आपका 1। तो इसका मतलब ये है, अगर हम इसको देखें तो माइनस ऊपर नीचे गुणा कर दें यहाँ पर, तो -1/3 हो जाए, इसको 3 बार में काट दीजिए, इसको भी लिख दें -1/3 हो गया है, और ये इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 b1/b2 तो बराबर है, लेकिन c1/c2 नहीं बराबर है। तो ऐसी स्थिति में रेखाएं जो क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं, और ऐसे स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, पहला ऑप्शन है और दूसरी जो कि ये गलत है, ये 2 ये भी गलत है आपका, अपरिमित रूप से अनेक ये भी नहीं है, तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है। ये बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या करता है, आप लोग आराम से ध्यान से पढ़िए, फिर उसके बाद जवाब दीजिए। आपके सामने दिया है समांतर श्रेणी -5, -1 3 7 सार्वंतर होगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों, इस समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, यानी ऐसी श्रेणी जिसमें उसके दो क्रमागत पदों में जो अंतर हो वो समान हो, तो उसे कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। तो देखिए जैसे हम लोग आपके सामने लिख रहे हैं 2 5 8 11 ... अब देखिए इन 2 में 2 और 5 में 3 का अंतर है, 5 और 8 में 3 का अंतर है, 8 और 11 में 3 का अंतर है। तो जो दो संख्याओं में अंतर आ रहा है इसे ही कहते हैं सार्वंतर। समझ गए हम लोग। तो सबसे पहले बात को समझिए, सार्वंतर किससे कहते हैं, तो समांतर श्रेणी के किसी दो क्रमागत पदों में जो सभी दो क्रमागत पदों में अंतर सबका समान हो उसे सार्वंतर कहते हैं, और इसे स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो देखिए -5 और -1 सार्वंतर निकालने के लिए हम लोग अग्र पद में से उसके पूर्व पद को घटाएंगे। तो हम देख लेते हैं पहले -5 और -1 में क्या है। तो हम सार्वंतर को आप डी से दिखाते हैं। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, अग्र पद हम माइनस लगाएंगे -1, फिर माइनस इसके पहले पद को हम घटा देंगे तो -5। आप लोग को जानते ही हैं कि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस से गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस ही आएगा, ये बात आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 - 1 = 4। ठीक है, यहां से तो हमको पता चल गया कि 4 आ रहा है। अभी पता नहीं आगे वाले प्रश्न में क्या आ रहा है, हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो चलिए हम इस वाले पद और इस वाले पद का अंतर देख लेते हैं।
डी बराबर ये दिया है आपका 3 माइनस ब्रैकेट में -1। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें कि ये माइनस को जब आपस में गुणा होगा तो आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 3 + 1 बराबर 4। इसका मतलब है कि इन दोनों भी अंतर 4 है, इन दोनों में भी अंतर 4 है। अगर आप इसमें 7 में से 3 कम करेंगे तो भी अंतर हमारा कितना होगा? 4 ही है। इसका मतलब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका है डी। ये है आपका राइट क्वेश्चन। आराम से शांति दिमाग से पढ़ के जवाब दीजिए, कोई जल्दीबाजी मत करिए, क्योंकि आपके जल्दीबाजी से आपके 1 नंबर कट सकते हैं। इसलिए एकदम इत्तेफाक से आराम से पढ़ के जवाब दीजिए। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्तर। भाई एकदम आसान क्वेश्चन है। विविक्तर जो होता है आपका, इसमें देख लीजिए b² - 2ac ये गलत है, b² + 4ac ये गलत है। आपका जो विविक्तर होता है ये ऑप्शन नंबर सी है, b² - 4ac। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी? तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। जब आप सूत्र लगाइए फिर हल करिए, देखिए उसका जवाब क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। पहले हम लोग सूत्र जानेंगे। सूत्र देखिए क्या होता है आपके सामने। दो बिंदु हम मान लेते हैं, दो बिंदु, पहला हम मान लेते हैं ए है आपका x1, y1 व बी है आपका x2, y2। ये हमने दो बिंदु मान लिया, x1, y1 व बी है जो है x2, y2। तो इनके बीच की दूरी हमको निकालना है। तो देखिए इसका सूत्र क्या होगा, ए बी बराबर, आप एकदम ध्यान से समझ लीजिए ताकि बड़े क्वेश्चन में भी आपका यह मदद करे। तो ये देखिए ये होता है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये है आपका y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये रहा आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। यानी जब कभी भी आपको कहे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए तो आपको ये सूत्र आपको लगाना है। चलिए हम दोनों बिंदु ले लेते हैं। पहला दिया है 2,3 मान लेते हैं, पहले ए दिया है 2,3 और आपका जो दूसरा दिया है निशान वो है 4,1, बी मान लेते हैं, ये बी है 4,1। हम आपको पता है कि जब कभी भी निर्देशांक लिखा जाता है वो पहला जो होता है यक्स होता है, यक्स निर्देशांक होता है, दूसरा वाई है। तो हम इसको मान लेते हैं यहाँ पर x1 बराबर 2 है आपका और y1 बराबर है आपका 3 है, और इसको मान लेते हैं ये है x2 बराबर 4 है आपका और y2 बराबर है 1। चलिए हम इस सूत्र में रख के देखते हैं क्या आता है हमारा। ए बी बराबर, ध्यान दीजिए, x2 कितना है आपका 4 माइनस करिए आराम से, देखिए कितना है 2, इसका होल स्क्वायर, 4 - 2 का होल स्क्वायर। अब सूत्र है आपका y2, तो y2 देखिए ये है आपका 1 फिर माइनस y1 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। आपको पता है कि 4 में से आप 2 को घटाएंगे, कितना बचेगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां पाएगा -2 का स्क्वायर। आपको यहां पर 2 का स्क्वायर पता है कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, ये आ गया आपका 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4 जो 4 है हमारा, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, यानी तो 2 × 2। देख लीजिए आप ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी ये है आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी है आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस बात को, आपको सही तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 के आगे है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को एकदम ध्यान से और अच्छे से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। देखिए बेटा आप ध्यान दीजिए कि यदि द्विघात समीकरण जो है आपका 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर है तो यम का मान क्या होगा।
ये आपसे पूछ रहा है, एक द्विघात समीकरण दिया है। अब आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण की प्रकृति क्या होता है। चलिए हम लोग पहले, इससे पहले सवाल को हल करने से पहले हम लोग बात करते हैं द्विघात समीकरण की प्रकृति के बारे में। हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है कि पहला ऑप्शन है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 हो तो। अगर आपको कभी भी मिल जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में जो द्विघात समीकरण के मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। द्विघात हो तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे। समझ गए कि यदि अगर आपने हल किया बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आता है, तो समझ जाइए द्विघात समीकरण के जो मूल है वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे और साथ में दोनों मूल अलग अलग होंगे। दूसरा कंडीशन पहले समझिए, अगर आपका जो विविक्तर है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान मान लीजिए 0 हो, तो द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। मतलब समझ में आया? इसका मतलब यह है कि यदि विविक्तर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ गया, तो आप समझ जाइए कि द्विघात समीकरण के मूल अभी भी वास्तविक है, क्योंकि 0 हमारी वास्तविक संख्या होती है और जो इसके मूल है वो समान होंगे। एक और कंडीशन आप देख लीजिए, तीसरी कंडीशन है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac के मूल जो है, अगर मान लीजिए हल करने के बाद अगर ये विविक्तर 0 से छोटा आता है, तो ऐसे स्थिति में जो द्विघात समीकरण के जो मूल हैं ये क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। कहने का अर्थ यह है कि ये वास्तविक नहीं होंगे, कभी भी ये वास्तविक नहीं है। हो तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो पहले आप इस बात को नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर हम समीकरण क्वेश्चन के एक बार पुनः पढ़ते हैं, देखते हैं। अब हमें क्या कहा है कि ये दिया हुआ 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m के मूल क्या है, बराबर है। तो आप में से देखिए कौन सा कंडीशन लग रहा है, इसका मतलब है कि कंडीशन नंबर दूसरा सही है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी जब कभी भी मूल बराबर की बात कहे तो समझ जाइए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो ऐसे स्थिति में आपको मूल वास्तविक मिलेंगे और समान होंगे। चलिए तो हम लोग सबसे पहले इसका तुलना करते हैं। हम इससे तुलना कर देते हैं, a1 ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो आपको ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर गुणा यहाँ पे a है, तो यहाँ पर लिख लीजिए आपके सामने a बराबर आपका आ गया, a बराबर है आपका 3 लिख लीजिए। फिर b बराबर यहाँ पर है आपका, b बराबर है आपका -12, c है आपका c बराबर m। तो इस सूत्र में लिख लीजिएगा, अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान रखिए, b का मान है आपका -12 का स्क्वायर करिए, 4a का मान है आपका 3, यहाँ पर 3 लिख दीजिए और यहाँ पर देखिए a का मान है 3, उसका c का मान है m, तो बराबर 0 दिखा दिए। आपको पता है कि माइनस जो है स्क्वायर है इसलिए ये प्लस हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144
और इसके 144 माइनस 3 चौके 12 यम। इसके बाद समझिए, ध्यान दीजिए, हम इस बराबर 0 है। हम जब भी संख्याओं को बाएं से दाएं तरफ लेके जाते हैं तो मैथमेटिक्स का रूल है कि चिन्ह जो होता है हमारा बदल जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस रहता तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर 144 बराबर 12 यम, या हम इसको लिख सकते हैं 144 बटे 12 बराबर यम, काटिए 12 बटे यम 144, यानी यम बराबर आपका आ गया 12। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका। ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें ध्यान दीजिए, यहां से आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि आपका जब कभी भी कहे कि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो आप समझ जाइए कि विविक्तर हमको 0 करना है। आराम से विविक्तर आपको b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर लीजिएगा। a और b c का मान रखिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 4, ऑप्शन नंबर है आपका बी 7, ऑप्शन नंबर सी है आपका 9, ऑप्शन नंबर डी है आपका 12। इसका मतलब करेक्ट आंसर डी है आपका 12। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो सबसे पहले देखिए मेरे प्यारे बच्चे कि समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं। पहली बात तो आपको ये जानना जरूरी है, जब तक मैथ के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो कैसे हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक बनाते हैं कि समबाहु, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब होता है भुजा, यानी ऐसे त्रिभुज जिसके प्रत्येक भुजा समान हो, और जब प्रत्येक भुजा समान है तो प्रत्येक कोण भी समान होना चाहिए। चलिए हम आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज बना के दिखाते हैं आपको। यहां पर देखिए ध्यान से, ये है आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज है जिसको हम नाम देते हैं ए बी सी। आपकी जो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा है ये है, इसकी लंबाई जो है 2a, ये है 2a, ये है 2a। तो आप समझ गए होंगे समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी ऐसे त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो। तो हमें अब रही बात शीर्ष लंब क्या होते हैं। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है, और यह जो होता है उस भुजा को समद्विभाजित करता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहां से लंब डाल दीजिए इसके सामने वाली भुजा पर, ये हो जाएगा शीर्ष लंब। यहां से डालिए, ये हो जाएगा आपका शीर्ष लंब, और यहां से अगर आप लंब डालते हैं तो यहां से ये हो जाएगा, यानी आपका जो शीर्ष लंब होगा समबाहु त्रिभुज में वो समान होता है। तो देखिए, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2a था तो ये सम विभाजित करता तो ये होगा और ये भी ये होगा। अब आप ध्यान दीजिए, तो अगर हम यहां पर देखते हैं जो लंब डाला गया या पॉइंट को हम मान लेते हैं डी है, तो हमारे पास एक दो त्रिभुज बने हैं ए बी डी और ए डी सी। हम दोनों में से कोई भी त्रिभुज को हल कर लें और हमको एडी का मान निकाले, यही हमारी एडी क्या होगी, आपका शीर्ष लंब कहलाएगी। तो ध्यान दीजिए, यहां पर यह एक समकोण त्रिभुज है, लिख दें त्रिभुज ए बी डी में जो हमारा एबीडी है ये कैसा त्रिभुज बन गया, अब ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय से जो बच्चे नहीं जानते हैं उसको इसको याद कर लीजिए ध्यान से, ताकि एग्जाम के समय आप इस गलतियों से बच सके। देखिए क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये है आपका पाइथागोरस में। तो अब आपको पता है कि कभी भी कर्ण लेना हो तो 90 की सामने की भुजा होती है कर्ण। तो ध्यान दीजिए, ये है 90, इसके सामने भुजा 2a, तो यहां पर आ जाएगा 2a का स्क्वायर, और आपका लंब है, लंब ही तो हमको निकालना है, यह है आपका एडी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है आपका बीडी, बीडी है आपका ए का स्क्वायर।
चलिए हम 2a का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4a स्क्वायर, ये आ जाएगा ad का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ad स्क्वायर का मान निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो ध्यान दीजिए यहां पर हम हल कर रहे हैं, आप लोग यहां पर देखिए, तो ये बाएं तरफ लेके आएंगे 4a स्क्वायर, उधर दाएं से अगर बाएं आप आएंगे तो चिन्ह बदल जाती है, तो यहाँ पर है प्लस, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, आपका हो जाएगा a स्क्वायर और ad का स्क्वायर, आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाएंगे तो आपका बचेगा 3a स्क्वायर, आ गया आपका ad स्क्वायर, या हम इसको पहले लिख ले ad स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, जब भी वर्गमूल लेंगे तो ad स्क्वायर बराबर, ये यहां पर देखिए a स्क्वायर है तो ये तो रूट से बाहर हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका रूट में 3a स्क्वायर प्लस माइनस का ad बराबर, तो यहां आप लिख सकते हैं रूट 3a। तो देखिए चेक करिए कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन देखिए a रूट 3, ये गलत है आपका। बी ऑप्शन देखिए 2a रूट 3, ये भी आपका गलत है। डी देखिए 3a, ये भी गलत है। अब आपका एक ही ऑप्शन ऐसा बचता है, देखिए a रूट 3 लिखिए चाहे रूट 3a लिखिए, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर आपका कौन से सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ग अंतराल का माध्य होगा। आपको एक वर्ग अंतराल दिया है 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11 और बारंबारता दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, तो हमको इसका माध्य निकालना है। चलिए ध्यान दीजिए, हम पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं फिर हम ऑप्शन की तरफ चलेंगे, क्योंकि जब तक हम एक्सप्लेन करके नहीं करेंगे तो हमको सही आंसर नहीं पता चलेगा। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल एक कॉलम हम लोग बना लेते हैं वर्ग अंतराल का। जब कभी भी माध्य निकालने के लिए कहे अगर वर्ग अंतराल दिया है तो उसके पास ही बना लीजिएगा मध्य बिंदु, इसका माध्य जो होगा ये हो जाएगा मध्य बिंदु, ये होगा आपका x, और उसके बाद आप बारंबारता ये बना लीजिएगा। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, आपका पहला दिया है 1 से 3, फिर 3 से 5 आपका दिया है, 5 से 7 दिया है, 7 से 9 दिया है, फिर 9 से 11 दिया है। चलिए ध्यान दीजिए, अब बारंबारता देखिए कितना दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है और आपका 4 दिया है, फिर उसके बाद 2 दिया है, उसके बाद 3 दिया है। जैसे हम आपको बता रहे हैं एग्जाम में भी आपको वैसे ही करके आना है। अगर ये आपका बहुविकल्पी में नहीं हुआ, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो यह आपका बहुविकल्पी में तो काम आ ही रहा है। आपके 2 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन, 4 नंबर में भी आ सकता है, आपका 6 नंबर में भी आ सकता है। इसीलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान समझ लीजिए। तो जब कभी वर्ग अंतराल आपको दिया हो तो दोनों के जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, तो वह कहलाता है मध्य बिंदु। तो देखिए इसका हो जाएगा 3 1 4, 4 का आधा आ जाएगा 2 और 5 3 8, 8 का आधा हो जाएगा आपका 4 और 5 और 7 कितना होगा 12 होगा। तो 12 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, आधा 6 होगा। ये हो जाएगा आपका 16, 16 होगा 8 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 20, 20 का आधा हो जाएगा 10। चलिए तो हम यहाँ पर आपका क्या करेंगे, एक कॉलम और बनाएंगे। एक कॉलम क्या होगा, इन दोनों के गुणनफल का कॉलम होगा, f इंटू एक्स का। चलिए देखिए, आपका 2 का गुणा 3 में करेंगे तो ये 6 आएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 8 आएगा, ये 6 का गुणा 4 में करेंगे तो ये आएगा आपका 24 आएगा, ये आएगा आपका 8 गुना 16 हो जाएगा और ये आ जाएगा 10 यानी 30 हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चे देखिए ध्यान दीजिए, हम बारंबारता का योग करके देखेंगे कि कितना आता है। बारंबारता हमारी कितनी आती है, तो 3 3 2 5 5 4 9 9 2 11 और 11 3 आ जाएगा आपका कितना 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 14। ठीक, चलिए आप इसको जोड़ लीजिए, कितना आता है 6 8 6 14, 14 4 आपका कितना होगा 18
और 18 6 कितना हो जाएगा 24, 24 के यहाँ पर आ जाएगा 4, हंसी लगा 2, तो आ जाएगा 2 2 3 3 6 और 6 2 8। आपका आ गया यफ इंटू यक्स का जो योगफल है वो हो गया आपका 84। ठीक है, देखिए तो सूत्र पहले देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सूत्र, तो आपका यहां पर होगा माध्य बराबर सिग्मा यफ इंटू यक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, ये आपको सूत्र भूलना नहीं है, एकदम आज से अच्छे से सूत्र को याद रखिए ताकि एग्जाम में आप बढ़िया से हल कर सके। तो देखिए यफ इंटू यक्स के जो योगफल है आपका है 84, ये है आपका 14, तो 84 को 14 बार में काटेंगे तो ये आएगा आपका 6। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, समझ रहे हैं आपकी नहीं मेरी बात को? तो देखिए हमने पहले वर्ग अंतराल जैसे दिया था वैसे हमने बना लिया। जब कभी वर्ग अंतराल दिया है तो आप उसका मध्य बिंदु के लिए एक कॉलम बना लीजिए, फिर बारंबारता का अब अच्छे से कॉलम बना लीजिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि मध्य बिंदु जो आया है यक्स और जो बारंबारता है जो हमारा ये है आपका यफ, जो होता है ये है आपका यफ है, इन दोनों का गुणा करके यहां पर से निकालेंगे यफ यक्स, यफ इंटू यक्स। ठीक है, तो इन दोनों का योग करने के बाद सूत्र लिखिए माध्य बराबर यफ इंटू यक्स बटे समांतर जो आपको दिया है बारंबारता का योग दिया उससे भाग दे दीजिए। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। अब पहला ऑप्शन है ए 2 दिया है जो कि गलत है, बी ऑप्शन देखिए 4, ये भी गलत है आपका, डी ऑप्शन देखिए 5 है, ये राइट आंसर है आपका डी सही है। चलिए ध्यान दीजिए, अब आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 10 तक हो गया है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ दिया है साइन 27 अंश बटे कास 63 अंश। जब कभी भी ऐसा आए कि साइन और कास का रेशियो जो अनुपात दिया है, रेशियो दिया है, और अगर यहाँ पर आप लोगों को कभी भी देख लें कि इन दोनों के एंगल का अगर सम 90 अंश आए तो समझ जाइए इसका उत्तर 1 होगा। चलिए करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा 27 और आप जोड़िए 63 को, 7 3 10 8 6 2 8 1 9। तो जब कभी भी साइन बटे कास या कास बटे साइन दिया हो और दोनों के कोणों का योग अगर 90 होता है तो समझ जाइए कि इसका ऑप्शन करेक्ट क्या है, ये सही है, इसका 1 होगा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको कास दिया है रूट में 3/2। चलिए हम इसको थोड़ा सा विस्तार से एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन ये बात याद रखिए कि आपका आज का बहुविकल्पी आपके लिए लॉन्ग वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होगा। ये हमारा टॉपिक जरूर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं विस्तार से आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है, इसलिए आप इसको इत्मीनान से आराम से देखिएगा। अगर कोई भी डाउट है आप पुनः वीडियो को रोकिए, पुनः वापस जाकर देखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ध्यान से कि कास ए बराबर दिया है आपको, कास ए बराबर दिया है आपको रूट 3/2। अब इसको हम समझिए कास कितने अंश का मान जो है आपका रूट 3/2 होता है, ये बात ध्यान रखिए। रूट 3/2 कितने अंश का मान होता है, ये होता है आपका कास 30 अंश का मान। हम लिख सकते हैं कि रूट 3/2 जो है कास 30 अंश का मान है, तो रूट 3 बराबर हम लिख सकते कास 30 अंश का मान होता है, ये बात आपको पता है। तो ध्यान दीजिए यहां से कट जाएगा, यानी ए बराबर आ गया 30 अंश, ये है आपका ए का मान आ गया 30 अंश। अब हमको पूछा है साइन 2a, तो साइन 2a का मान चाहिए, तो साइन अब यहां लिखिए साइन 2a का मान है 30, तो आ गया साइन 60 अंश। इसका मतलब समझ में आया, साइन 60 अंश का मान क्या होता है बताइए, साइन 60 अंश का मान क्या होता है, आप देखिए आपका क्या है, साइन 60 अंश का मान हो जाएगा आपका रूट 3/2। मेरे तरफ से आपका ऑप्शन थोड़ा सा इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट कर दिए। तो देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पर साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2,
ठीक है। तो पहले हमने कहा कि cos a बराबर कड़ी में 3/2 है, तो हम आपको बताएं कि देखिए cos से कितने अंश का मान होता है, ये cos होता है 30 अंश का मान। पहली बात तो आप समझिए, तो a बराबर आ गया है एंगल 30 और हो गया sin 2a बराबर 2 गुणे 30 दुना 60 और sin 60 अंश का मान भी होता है करड़ी में 3/2। चलिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए एक दिया है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी दिया है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी दिया है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी दिया है, यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही है? करेक्ट ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 13। 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस cot स्क्वायर ए का मान क्या होगा? हम आपको एकदम आसान भाषा में और बेस्ट मेथड आपको बताने जा रहे हैं, जिसको आप आराम से समझकर आप अपने सही ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं। चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ऑप्शन सही होगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। चलिए ध्यान दीजिए, आपको दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 माइनस cot स्क्वायर ए। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग जानते हैं कि tan a को हम लिख सकते हैं 1 अपन cot a, या 1 cot a को लिख सकते हैं 1 अपन tan a। इस बात को आप तो अच्छे से जानते हैं। तो हम जहां पर ये लिखा है, यहाँ पर या तो हम tan a को चेंज करें cot में, या तो cot को चेंज करें tan में। यहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस है, देखिए ध्यान दीजिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहां पर हमारा दिया है cot a बराबर हम लिख सकते हैं 1 अपन tan a। ये आपको ध्यान में रखना है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। चलिए यहां पर आपका दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। जैसे थे आप जहां पर cot है आप उसको बदल दीजिए आराम से, किसमें? tan a में। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपन tan a का होल स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपान tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, हम इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। ये नियम है कि किसी भी संख्या के बटे 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इसका 1 और tan स्क्वायर, पहले हम ऊपर वाले संख्या को लिख लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब इसका 1 और tan स्क्वायर का जो लॉस होता है, यानी एलसीएम जो होता है tan स्क्वायर ए होगा। तो देखिए यहां हो जाएगा tan स्क्वायर ए। हम अगर किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग देंगे तो जितनी संख्या है उतनी बार तो जाएगा। अगर 5 है तो 5 में 1 का भाग देंगे तो 5 बार तो जाना ही पड़ेगा। 10 है तो 10 में 1 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा ही जाएगा। इसी तरीके से tan स्क्वायर ए में हम लोग किसका भाग देंगे? 1 का भाग देंगे तो tan a स्क्वायर बार जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा आपका tan स्क्वायर ए। चलिए देखिए, और tan स्क्वायर ए में tan स्क्वायर ए का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा ही। जैसे आप 2 में 2 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 3 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार ही जाएगा। 5 में 5 का भाग देंगे 1 में, तो 1 को 1 में करेंगे तो दूसरी बात है 1 ही आएगा। ये हो गया आपका। चलिए देखिए हम इसको क्या लिखते हैं, ये हो गया हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आपको पता है कि ये ऊपर चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका tan स्क्वायर ए बटे हम इसको क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर ए प्लस 1 को हम लिख दे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये है आपका, ये कैंसिल कर दीजिए, सेम चीज है। तो क्या बच गया आपका? tan स्क्वायर ए। यानी हमने हल करके देख लिया कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस cot a स्क्वायर ए का मान क्या आया। तो हमने बड़े आसान तरीके से और सरल भाषा में इसको हल किए। तो हमने क्या किया, एक बार पुनः समझिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए को वैसे रखे। हमने कहा कि cot को आप चेंज कर दीजिए tan में, वो चेंज कर दिए 1 अपान tan स्क्वायर ए। हमने कहा 1 और इसका एलसीएम लेने के बाद आया क्या आया आपका? tan स्क्वायर ए। तो 1 में tan स्क्वायर ए का भाग दिया, tan स्क्वायर ए गया, tan स्क्वायर ए में a का भाग देंगे तो 1 बार गया, ये चीजें ऊपर गया, ये कट गया। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन है। पहला ऑप्शन है sec स्क्वायर ए, जो कि आपका गलत ऑप्शन है। बी ऑप्शन है -1, ये भी गलत है। सी ऑप्शन है, ये भी गलत है। डी ऑप्शन है, डी